नमस्कार। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को हिंदी के पेपर में बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। मतलब कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो आपके कोई भी क्वेश्चन से आपका नंबर ना काट सकें। तो आपको कैसे लिखना है, आज हम वो सारी बातें यहाँ पर जानेंगे। कई सारे बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर हमको निबंध कितने पेज का लिखना चाहिए, प्रार्थना पत्र कितने पेज का लिखना चाहिए और हमको यहाँ पर जीवन परिचय कितने पेज का लिखना चाहिए एंड गद्यांश एंड पद्यांश की जो व्याख्या हमको कितने लाइनों में करनी चाहिए ताकि हमको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल सकें। तो बच्चों, इन सभी बातों के डाउट आज हम एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने ये वीडियो ईमानदारी के साथ देख लिया तो बच्चों 100% मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 90 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग हिंदी का पेपर जानेंगे कि आपको हिंदी के पेपर में बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बोर्ड है ये आपको आपको फिल करना आता होगा, क्योंकि आपने प्री बोर्ड अपने एग्जाम स्कूल में दी गई होगी तो वहां पर आपको भरना सिखाया गया होगा। तो इस पर मुझे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको ये पहले से भरना आता है। अब बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर क्लास 10th में है तो आपको पहले से यहाँ पर आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जो कि बच्चों आप लोगों को अपनी OMR सीट पर भरने होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप पहले एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपनी OMR सीट भरेंगे तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को OMR सीट में कोई भी गलती नहीं करनी है। ये आपको एकदम क्लियर बात ध्यान सुननी है। अपनी OMR सीट को काफ़ी ध्यान पूर्वक से भरना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको दूसरी OMR सीट नहीं दी जाएगी। तो आपको बड़े ही कायदे के साथ, बड़े धैर्य के साथ आपको अपनी OMR सीट भरनी है। और जो भी आपको 20 MCQ दिए जाएंगे वो यहाँ पर आपको काउंटिंग लिखी होंगी 20 तक, उन्हीं में जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसमें आपको अपने ब्लैक या ब्लू बाल पेन से ही आपको गोला करना है। ठीक है। तो बच्चों, कोशिश आपको एग्जाम में ये भी करना है कि आपको MCQ पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर बच्चों आप लोगों ने MCQ अपने 20 आउट ऑफ 20 सही कर लिए तो बच्चों 100% आप लोगों के कहीं ना कहीं अधिक नंबर आएंगे अन्य छात्रों की तुलना में। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको MCQ पर फोकस नहीं करना है, ये आपको कतई नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हमारे 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए। अगर बच्चों आपको कोई भी MCQ पर डाउट रहता है तो आप उसको ढील सकते हैं, बाद में कोई ना कोई फ्रेंड्स आपको बता देता है, हो जाता है इतना तो बाद में आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इसके बाद आपके आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा से। तो बच्चों आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको इधर साइड आपको हंसिया बनाना है। ठीक है। हंसिया आपको इतना बनाना है कि आपको जो कॉपी चेक करते हैं वो नंबर यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, तो उनके लिए आपको प्रॉपर हंसिया बनाना होता है ताकि जो कॉपी चेक करें वो यहाँ पर नंबर लिखते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर खंडवा डालना, फिर आपको उसी खंडवा जो आपको पेपर के बीचों बीच डालना है ताकि देखने में भी अच्छा लगता है। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लाइन करनी है ताकि यहाँ पर आपकी जल्दी से कॉपी भर जाए। जितनी ज़्यादा कॉपी भरती है कहीं ना कहीं उतने आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न डालना है, फिर यहाँ पर आपको डालना होगा अद्यांत, फिर उसका आपको जो भी आपको गद्यांश करना होता है उसका पहला शब्द लिखेंगे, फिर ऐसे आप डॉट डॉट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको चाहिए लिखना होगा। इसके बाद फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपको उसमें लिखा होता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालना है संदर्भ काले स्केच से, फिर आपको ऐसे यहाँ पर ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आप 2 डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पर कम से कम आपको 7 या 8 लाइन की व्याख्या करनी, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो कम से कम आपको 7 से 8 लाइन की व्याख्या करनी है। कई सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर अंडरलाइन काफ़ी छोटे शब्दों में की जाती है तो मैं 7-8 लाइन कैसे लिखूं। तो बच्चों आपको कतई नहीं सोचना, जो भी आपका पूरा गद्यांश लिखा है आप उसका सारांश भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है। कई बार एक लाइन लिखा होता है तो हम एग्जाम्पल देकर भी चीज़ों को समझा देते हैं ताकि हमारा 8 से 7 लाइनों में आंसर आ जाए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको कभी भी नहीं आता है रेखांकित आप व्याख्या आपको समझ में नहीं आ रही है
तो आप बना बना कर लिखना है, लेकिन छोड़कर नहीं आना है। हेडिंग काफ़ी अच्छा डालना है। कॉपी अपने दिमाग से बनाए रखना है, कॉपी मुझे गंदी नहीं लिखनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है तो उसको आप बाकायदे तरीके से अच्छे प्रकार से लिखना है, ठीक है, बना बना के लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नंबर 2 पे आ जाना है। नंबर 3 पर आपका रहेगा, एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार से आपको आंसर दे देना है, ठीक है। इसके बाद आपका पद्यांश पे आता है प्रश्न नंबर 2, फिर आपको अद्यांश डालना है, फिर आपको ऐसे एक लाइन यहाँ से आपको छोड़कर लिखना, जैसा यहाँ पर आप लिखा वैसे देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए ताकि यहाँ पर आपको समझ में चीजें आ जाएं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको संदर्भ है, तो संदर्भ में यहाँ पर आपको पाठ का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम, कवि का नाम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, तो आपको वही 6 से 7 या 8 लाइनें को व्याख्या करनी है, वो आपको अपने बना बना के लिखना है, ठीक है। लेकिन जो आपका पाठ का नाम है और लेखक का नाम है, ये आपको 100% सही लिख के आना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं सिर्फ इतना देखते हैं, अगर आपने इतना सही लिखा है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कोशिश करनी, जो भी टीचर चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपने ये जो भी चीज़, अगर आपने पाठ का नाम काले पेन से लिख दिया और लेखक का नाम काले पेन से लिख दिया, तो आपको जो कॉपी चेक करते हैं वो सिर्फ इतना ही देखते हैं, आपको पूरा नंबर दे देते हैं। वो समझ जाते हैं कि बच्चे को कहीं ना कहीं नॉलेज है, तो वो आपको नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आपको एग्जाम में वही वाला पद्यांश या गद्यांश चूज करना है जिस पर आप बिना सोचे समझे लिख सकते हैं, जिसमें आपको कतई दिमाग ना लगाना पड़े। आपको एग्जाम में हमेशा वही वाला चूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप किसी थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना होता है, वो आप ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप दो तीन लाइन छोड़कर आप डालेंगे प्रश्न नंबर 3, बीचों बीच डालेंगे। जिस लड़की ने किताब लिखी है वो काफ़ी बढ़िया लिखी है, मैं भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको छोटी मोटी गलतियाँ उसने की हैं, तो आप भी सुधार करेंगे। मैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी थोड़ी बहुत इसमें चीज़ों को सुधार करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर बीच में लिखना है, उसने इतना सा नहीं कर पाया, तो आपको चीज़ें ये बीचों बीच लिखनी है, ठीक है, बीचों बीच में लिखनी। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अद्यांत डालना है, आद्यंत डालना है। इसके बाद आपको ये संस्कृत खंड से लिया जाता है, तो आपको पहला शब्द लिखना है, सिर्फ और सिर्फ पहला शब्द ही लिखना है, आपको ज़्यादा शब्द नहीं लिखने हैं। फिर आपको डॉट डॉट करना है, फिर आपको लास्ट वाला शब्द लिख देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों संदर्भ डालना होता है, फिर संदर्भ आपको लिखना होता है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इसी तरीके से लिख देना है। फिर आपको डालना है हिंदी अनुवाद, या आप लिख सकते हैं हिंदी में अनुवाद, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आपको लिखना है। इसके बाद आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। इसके बाद आपको अपने शब्दों में जो भी आपका संस्कृत गद्यांश रहा होगा उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना होता है। ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, जो कि आपको श्लोक को हिंदी में अनुवाद करना है होता है, ठीक है। सबसे पहले आप डालेंगे आद्यंत डालेंगे, इसके बाद आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी, फिर आपको अंडरलाइन छोड़कर इस वाली लाइन में लिखना होता है, आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेडस करना होगा, फिर आपको लास्ट वाला शब्द लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है संदर्भ डालना है। इसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से लिखना किस पाठ से लिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। फिर यहाँ पर आपको हिंदी में डालना होगा, हिंदी में अनुवाद या हिंदी अनुवाद डालना होगा, उसको यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। बच्चों ये जो आपका श्लोक है सर्वे बंधु सुखना वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है खंड काव्य से। किससे आता है? खंड काव्य से। यहाँ पर आपको आपके जो भी आपका जिला रहेगा, जो भी आपका वो रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना होता है। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप वही वाला लिखें जिस पर आपके किसी के बारे में पूछा गया हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने वही वाला चूज़ करवाया था, मैंने बच्चों से कॉपी लिखवाई थी, तो मैंने वही बच्चों से कहा था
कि आपको एग्जाम में वही वाला लिखना है जिसमें किसी की विशेषता पूछी जाए। जैसे कि यहाँ पर किसके, राम के भाई किससे पूछी गई, भरत की यहाँ पर विशेषता पूछी गई है, तो ये आपके लिखने के लिए काफ़ी आसान रहेगा और आप जल्दी से लिख भी पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, तभी आप पेपर को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एकदम से नहीं टूटना है, आपको सबसे पहले इंट्रो देना है कि किससे लिया गया है। सबसे पहले आपको बताना, लक्ष्मी शंकर निशंक द्वारा रचित खंडकाव्य कर्मवीर भारतीय के प्रमुख पात्र भरत हैं। वह राम के छोटे भाई हैं। उनके चरित्र की विशेषता निम्नलिखित हैं। तो पहली बात तो जो भरत थे भावुक हृदय के थे। यहाँ पर एक बात में ध्यान सुनेंगे, आपको खंड काव्य में हेडिंग बना बनाकर ही लिखना है। जितनी ज़्यादा आप हेडिंग बनाएंगे उतना आपको कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जिसने कॉपी लिखी है उसने काफ़ी बढ़िया हेडिंग बनाई है, भावुक हृदय बनाई है, आदर्श महापुरुष बनाई है, राम के अनन्य भक्त बनाई है। इसके बाद उन्होंने हेडिंग बनाई है सच्चे कर्मवीर, और उन्होंने बीच बीच में कई सारे कोटेशंस भी लिखे। जैसे कि यहाँ पर जो कोटेशंस लिखा है, लघु भ्राता ही नहीं नाथ मैं दास तुम्हारा। फिर उन्होंने ये कोटेशन लिखा है, वास करूंगा वन में भाई का प्रतिनिधित्व बन, आप अयोध्या जाएं बड़ा सोना सिंहासन। तो आप ऐसे कोटेशन लिख सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है आप ये वाला तैयार कर लेना है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भावुक हृदय, आदर्श महापुरुष, राम के अनन्य भक्त, दो कितनी प्यारी हेडिंग बनाई है, और आपको हेडिंग बना बना के इसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग टू लिख देना होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बना बना के लिखनी होती है, इसमें सोचने की कोई ज़्यादा बात नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट आप डालेंगे हेडिंग, यहाँ पर सच्चे कर्मवीर थे, वो अपने कर्मों का सच्चे प्रकार से निर्वाह करते थे। ठीक है, उनमें कोई भी लालच प्रकार नहीं था कि मैं सिंहासन को हथिया लूँ, मेरे भाई नहीं है, ऐसा वो कतई नहीं सोचते थे। ये सीख सभी लोगों को करनी चाहिए, हम सभी को अपने भाइयों से अतः प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना होगा। इस लड़की ने यहाँ पर गलती कर दी, ये जो कोटेशन है एक लाइन या दो लाइन छोड़ के लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को दिखे कि कोटेशन लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको अंडरलाइन कर देनी, बंद हो जाएगा। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है जीवन परिचय। तो इसमें आपको ध्यान से चीज़ें सुननी है। तो देखो, जीवन परिचय सबसे पहले प्रश्न नंबर का 6 का कर रहे हैं, जो भी आप जिसका लिखें उसको ऊपर ऐसे नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे संचित परिचय। संचित परिचय में यहाँ पर आप जन्म नाम लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, माता का नाम, पिता का नाम, पता तो लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है मृत्यु। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इनकी कोई उपाधि है, आप उपाधि भी लिख सकते हैं। मतलब कि मेन की पॉइंट लिख लें, कम से कम 7 या 8 लाइन आपको 5 to 8 लाइन आपको लिखनी। ठीक है, इसके बाद आपको जीवन परिचय डालनी हेडिंग। फिर आपको इसी को बना बना के लिखना है कि कहाँ पे शिक्षा ली है, किस गांव में जन्म हुआ है, कब तक पढ़े हैं, इन्होंने अपनी जो बेसिक शिक्षा अपने गांव से ली है, पढ़ाई करने के लिए बाहर गए, शहर में गए, ऐसे ही आपको बना बना के चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर इस बिटिया ने लिखा है, इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ला, इन्होंने काले पेन से लिखा, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर बस्ती जिले या गौना इन्होंने काले पेन से लिखा, सन भी लिखा काले पेन से, और इनकी जो मृत्यु है ये भी काले पेन से लिखी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे मिलने के नंबर चांसेस रहेंगे। और आपको जीवन परिचय लगभग में 3 पेज का लिखना, 1 2 3 पेज का लिखना हो। कितने पेज का? 3 पेज का। ठीक है, हेडिंग आपको याद रखें, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको पहले आपको देना है कि इन्होंने साहित्यिक रचना में कई सारी रचनाएं की हैं, इनकी शैलियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, जैसे भावनात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, ऐसे यहाँ पर आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद आप डालना है कृतियाँ। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसमें आप जितनी ज़्यादा रचनाएं लिखेंगे, रचनाएं आपको ऐसे ही लिखनी है, ऐसे नहीं लिखनी है। ठीक है, ऐसे आपका जल्दी पेज भर जाएगा और आपको जल्दी से नेक्स्ट पेज पर आने का चांसेस मिल जाएगा। तो आप कम से कम 5 रचनाएं तो लिखेंगे। जिस कवि की रचना लिखनी है तो कम से कम आपको उसकी 5 रचनाएं लिख कर आनी है, तभी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिटिया ने 10 रचनाएं लिखी हैं, तो आप कम से कम प्रयास करना है 5 तो लिख कर आना ही है। ठीक है, और ये वाला आपको रामचंद्र शुक्ल जी वाला याद कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है,
इसके बाद आपको हेडिंग डालनी भाषा, फिर आपको डालनी शैली। भाषा में आपको बना बना कर लिखना है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली और सरल भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने कई 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 रचनाओं में मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा है सरल व्यवहारिक भाषा है, ऐसे आपको बना बना के लिख देना होता है। इसके बाद आपको डालेंगे शैली। आपको लिख देना है कि इनकी जो शुक्ल जी ने अपनी रचनाओं में कई सारी शैलियों का प्रयोग किया है, लेकिन कुछ शैलियाँ हैं जो कई बार प्रयोग की गई, जैसे कि वर्णनात्मक शैली है, विचारात्मक शैली है, सामाजिक शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद साहित्य में स्थान आपको डालना है। शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से कवि थे। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल जी का विशिष्ट स्थान है। ऐसे आपको बना बना के लिखना है, ठीक है। ऐसे आप देखो, मेन पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये रहता है, ये आपको याद करना होता है, ये याद करना होता है और आपको ये याद करना, बाकी सब चीज़ें बना बना के लिखी जाती हैं। रियलिटी है और कोई पढ़ता भी नहीं है, सिर्फ यही आपकी चीज़ें पढ़ी जाएंगी और आपका जो कॉपी चेक करेंगे वो ये देख लेंगे। और ये तो कतई नहीं देखते, क्योंकि जानते अगर आपने ये सही लिखा है तो आपने 100% सही लिखा होगा। फिर वो ये देख लेते, ये भी नहीं देखते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद हम कवि का देखें तो कवि गोस्वामी तुलसीदास का आप यहाँ पर 6 का खा लिखना है। संक्षिप्त परिचय लिखना है। ऐसे आपको नाम, जन्म स्थान, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, मृत्यु, और डाल सकते हैं मृत्यु स्थान, किस स्थान पर मृत्यु हुई थी। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे बना बना के लिखना होगा। आप दुआ भी बना बना के लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, इसने दुआ बना के लिखा। जो भी आपको दुआ आता आप भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई दूसरा आता दूसरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे लिखना होगा, जहाँ पर जन्म हुआ था इनके जो माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ऐसे आपको लिखना है। फिर आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी होगी, बना बना के वही चीज़ें लिखनी है। देखो इस बिटिया ने लिखा है रामचरितमानस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद कृतियाँ, सिर्फ आपको कृतियाँ 10 लिखनी है, इसमें 12 लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको 10 ही लिखनी है। और ध्यान रखना इधर साइड आपको रचना आपको नीचे ही लिखनी है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें कोई सेम सारी बातें सेम रहती हैं। इसके बाद भाषा शैली, फिर साहित्य में स्थान, सेम चीज़ें वही रहती हैं जैसा कि आपको मैंने पिछले साइड बताया है। इसके बाद आपको नीचे अंडरलाइन कर दें। नहीं, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे तो भी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, आप नए पेज से ही जाएंगे, ठीक है। फिर आपको डालना है प्रश्न संख्या 7, श्लोक यहाँ पर डालना है। जो श्लोक आपको प्रश्न पत्र पे ना है आपको वही लिखना है, तो आप श्लोक लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको लिखना है किस पाठ से लिया। इस बिटिया ने नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे जिस पाठ से लिया गया, वो आपको पाठ का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है तो काफ़ी अच्छा लगता है कि किस पाठ से लिया गया है। सिर्फ काले पेन से लिखना है, ठीक है, काले पेन से, ठीक है। इसके बाद आप नए पेज से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला पेज है यहाँ पर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे नए पेज पर जाना ही पड़ेगा। आप भी नए पेज से जा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न का 8, शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र। ऐसे आपको लिखना भी होगा। फिर आप डालेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जो भी स्कूल का नाम है स्कूल का नाम डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद विषय डालेंगे, जिस विषय से आपको विषय लिखना अनिवार्य होता है आपको ये लिखना होगा। आपको ये पढ़ेगा कोई नहीं, सिर्फ आपका लिखने का तरीका देखा जाता है कि बच्चे को लिखने का तरीका आता है या नहीं आता है। ये फैक्ट है, एकदम रियल बात है। बच्चों जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास कई सारे बंडल रहते हैं, तो उनके मन में भी ये कहीं ना कहीं जिज्ञासा रहती है कि जितनी जल्दी कॉपी चेक हो और आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखने के तरीके पे आपको ध्यान रखना है, कैसे चीज़ें लिखी जाती हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप कोई भी काम कितने ढंग से करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आपको सारी बातें डालनी होगी, धन्यवाद, दिनांक, आपका अगर कहीं नाम, आप नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना नाम चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे आपको लिखना। महोदय, सबने निवेदन है कि आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र मैंने कर, ऐसे आपको यहाँ पर बना बना के लिखना है, कुछ भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको प्रश्न संख्या नंबर 9 पर डालना है, मतलब कि संस्कृत में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, तो आप किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर ऐसे दे देने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचेगा, यहाँ पर लास्ट बचेगा आपका निबंध। क्या बचेगा? निबंध। तो निबंध बच्चों आपको ये रट लेना है, प्रदूषण वाला लगातार यही पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या है। ऐसी बात नहीं, बहुत समस्या है। आप देख रहे हैं नदियाँ दूषित हो रही हैं,
कई सारी समस्याएं, जानवर मर रहे हैं और यहाँ पर पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं CFC, कार्बन कार्बन फ्लोरोकार्बन गैस बढ़ रही है। कई सारे फैक्ट ऐसे हैं जो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कई सारे प्रदूषण हैं जो हमारे भारत में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। गवर्नमेंट उन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि लोगों की क्या इस पर सोच रहती है। ये इसलिए लिखवाया जाता है ताकि बच्चों की जो सोच है बदल सके। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी यार ट्रेंडिंग में है, आपको इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्न संख्या 10 लिखना है। जो टॉपिक लिख रहे हैं वहाँ पर आपको नीचे लाइनिंग भी करनी है। इस वीडियो ने लाइन नहीं की, आपको लाइन करनी है। फिर आपको लिखना है आज हमारे विश्व के सभी देशों में कई फैक्ट्रियां और अन्य तकनीकी हैं जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। ठीक है, ऐसा फिर आपको रूपरेखा, फिर आपको हेडिंग बनानी है। ठीक है, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, जैसे कि यहाँ पर प्रकार लिखे, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, उपसंहार। हेडिंग डालनी उतने पेज में आनी चाहिए भाई, इसे बाहर नहीं जानी चाहिए। जो कुछ हेडिंग बनाओ इतने में आनी चाहिए। ठीक है, चाहे बाद में भले भले आप अलग से हेडिंग बना दो, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन हेडिंग इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, नेक्स्ट पेज में नहीं जानी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हेडिंग नहीं जानी चाहिए, इतने में ही आपकी हेडिंग रहनी चाहिए। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आपको एक एक हेडिंग का वर्णन करना है। इसको आपको देखो, जैसे कि देखो जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पेजिंग भर जाएगी। सही बात है कि नहीं? जितना ज़्यादा आप हेडिंग बनाएंगे उतना आपको कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक हेडिंग होती है 4-6 लाइनें कवर कर देती है। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग प्रस्तावना पड़ेगी तो लिखा उसने, फिर उसने हेडिंग प्रदूषण के प्रकार, फिर देखो हेडिंग डाल दी। ठीक है, ऐसे देखो कितना कम कम लिखा हो, हेडिंग कितनी कितनी अच्छी कॉपी लग रही है, ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर देखो उसने सारी हेडिंग का पहले वर्णन किया, देखो 2-3 लाइन लिखी नहीं लिखी और हेडिंग पढ़ी, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, एक देखो, एक पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको रोकथाम के जो उपाय, हानियाँ हैं, सारे लिखना होगा। इसके बाद आपको लास्ट जागरूकता है, उपसंहार। लगभग में आपको 1 2 3 4 5 पेज का आपको निबंध लिखना होगा, तभी आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे आपको लिखना होगा, आपकी पूरी यहाँ पर कॉपी बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर हिंदी का पेपर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपके काफ़ी बढ़िया मार्क्स आएंगे। ऐसे बच्चों मैंने सभी विषय की कॉपियाँ यहाँ पर सॉल्व कर रखी हैं। आपके पेपर होने से पहले, पेपर के होने से 2 दिन पहले आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है, मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है, SST की कॉपी कैसे लिखनी है, मैथ की कैसे लिखनी है, साइंस की कैसे लिखनी है, इंग्लिश की कैसे लिखनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस आप अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बच्चों सभी का भला हो सके। और आपको बात ध्यान रखना है, अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा हो तो आप कृपया करके उसको जल्दबाजी में ना लिखें, आराम से लिखें, धैर्य से लिखें, बना बना के अच्छा अच्छा लिखें। कॉपी को गंदा कतई ना करें, अगर आप कॉपी को गंदा करेंगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसको बना बना के लिखना है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। बहुत से लोग कहते हैं कि नंबर मायने नहीं रखते हैं, हकीकत बात है, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी में देखेंगे, समाज में देखेंगे, तो बच्चों नंबर बहुत मायने रखते हैं। हर लोग नंबर ही पूछते हैं, लोग नंबर से लोगों आखते हैं कि लड़का कितना होशियार है, कितना होशियार नहीं है। तो ये बच्चों रियल बातें हैं अपने जीवन की। लोग कह भी देते हैं कि नंबर मायने नहीं रखते हैं, पर हकीकत बात है कि नंबर मायने नहीं रखते हैं। लेकिन जो हमारा समाज है, जब भी आपसे पूछेगा तो आपसे नंबर भी आपके पूछेगा। तो आपको अच्छे से लिखना है, कॉपी में ईमानदारी के साथ लिखना है, और प्रयास करना है कि राइटिंग गंदी ना होने पाए। और हिंदी के पेपर में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के लिखना है, ताकि आपका पेपर ना छूट जाए। ठीक है, अच्छे प्रकार लिखना, और पेपर में नीले स्केच का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इस बिटिया ने जो अपनी कॉपी लिखी वो कैसी लिखी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो कितनी प्यारी कॉपी लिखी है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर बच्चों आपको इसको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में PDF लिखेंगे, आपको PDF भेज दी जाएगी। ठीक है, आपको PDF भेज दी, आपको नंबर मिलेगा पहले से कमेंट में, तो आपको PDF भेज दी जाएगी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, कमेंट। ठीक है, और आपका जो भी जिला हो आप जिला भी लिखेंगे, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।